तो मेरे भाई मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंटेंस मूवी देख के कंप्लीट किया जिसका नाम है परफेक्ट ब्लू। ये आया था 1998 में। इसका जो स्टूडियो है वो है मैड हाउस। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर सस्पेंस के जानर में गिरता है। मैं ये मूवी के बारे में एक बात स्टार्ट से बताना चाहता हूँ कि ये मूवी काफ़ी एक हैवी मूवी है जो तेरा फुल अटेंशन डिमांड करता है ताकि तू इसको कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाए, क्योंकि अगर तू मतलब ऐसे ये मूवी को देखेगा तो तू कई सारी चीज़ें मिस आउट कर देगा। ऐसा हो सकता है कि ये मूवी एक बार देखने के बाद तू उसको 2 या 3 बार फिर से देखे ताकि तू मतलब इस पूरे मूवी के पूरे कंटेक्स्ट को, इस पूरे मूवी के ब्यूटी को और भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। मैंने कई सारे टीवी शोज और मूवी देखा है जहाँ पर डायरेक्टर्स रिलाई करते हैं मल्टीपल टाइमलाइंस के साथ अपने कैरेक्टर नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस में दिखाई देता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, हमको तीनों चीज़ों दिखाई देता है ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के साथ। और उस तरीके से काइंड ऑफ एक बहुत ही क्रेजी हमको एक्सपीरियंस दिया जाता है एज ऑडियंस को। तो वो मैंने पर्सनली बहुत मल्टीपल बार देखा है। और उसका जो एक मैसिव ट्रिक है कि क्यों वो वैसा काम करता है, क्योंकि वो पूरा डायनामिक एक तरीके से व्यूवर्स को एंगेज करता है कैरेक्टर नैरेटिव के साथ और ओवरऑल प्लॉट के साथ। जब हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो इंट्रिगिंग होता है, क्वाइट फैसिनेटिंग होता है अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो। मेरे भाई ये मूवी एक डिफरेंट अप्रोच लेता है जहां पर वो उनके कैरेक्टर्स को एज अ लेयर्स की तरह इस्तेमाल करता है। हमको एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरा लेयर के ऊपर चौथा लेयर, ये सब सारे चीजें इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है सीक्वेंस में कि तुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स हल्यूसिनेट कर रहे हैं या मैं हल्यूसिनेट कर रहा हूँ या मतलब प्लॉट में कुछ चूतियापा चल रहा है। क्योंकि ये पूरा मूवी परफेक्ट काम करता है, बहुत ही एक मास्टरपीस तरीके से काम करता है व्यूअर्स को कंप्लीटली डिसओरिएंटेड रखने के लिए थ्रू आउट द व्यूइंग एक्सपीरियंस। मेरे को लगता है कि क्वाइट इंटेंशनल है क्योंकि ये मूवी का जो प्लॉट है वो काइंड ऑफ जस्टिफाई करता है ये पूरे एक्सपीरियंस को। क्योंकि ये मूवी के प्लॉट में हम देख रहे हैं कि एक जे पॉप आइडल है जिसका नाम है मीमा। अब मीमा बहुत ज्यादा खुश है पर्सनली अपने जे पॉप के करियर को लेके, पर उसके एजेंट्स बोलते हैं कि जे पॉप अभी आउट ऑफ फैशन जा रहा है, इस वजह से मीमा को स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम जे पॉप आइडल टू बेसिकली एक्ट्रेस। तो इवेंचुअली वो वही काम करती है, पर वो हमको दिखाई दे रहा था कि उसका स्ट्रगल क्या था। जो वो करना चाहती थी वो अभी वो कर नहीं पा रही है, पर भी उसको स्विच करना पड़ रहा है एक डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट स्पेस में जो है एक्टिंग का। तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस का एंगल लेके आता है, क्योंकि जब कभी भी एक बंदा पब्लिक फिगर होता है तो इवेंचुअली वो मतलब एक्सपेक्ट करता है, उसका सर्टन एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो कैसे बिहेव करे अपने फैन के साथ, कैसे लोग उसको परसीव करते हैं। तो कभी कभी ऐसे पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में होता क्या है कि एक इंडिविजुअल कौन है, उसका कैरेक्टर इंडिविजुअल, उसका ट्रू कैरेक्टर क्या है, कैसा उसका बर्ताव है अपने आप के साथ, जब वो अकेले रहता है तब उसका कैसे बर्ताव है, तब वो कौन है, वो काइंड ऑफ रिलेटिवली डिफरेंट रहता है कि फैंस कैसे परसीव कर रहे हैं, फैंस कैसे एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं, अपने आइडल को देख रहे हैं। तो इसी की वजह से एक इंडिविजुअल, एक फेमस इंडिविजुअल जब अपने आप को प्रोजेक्ट करता है दूसरे लोगों के सामने वो डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर 3 एस्पेक्ट आता है कि एक इंडिविजुअल का ट्रू नेचर क्या है, वो कौन है, किस तरीके से फैंस उसको बनते हुए देखना चाहते हैं, किस तरीके से फैंस उसको परसीव कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है अपने फैंस के सामने, किस तरीके से वो बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है अपने फैंस के सामने। मेरे को लगता है कि ये मूवी आइडेंटिटी क्राइसिस को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। पर जो मैं बात कर रहा था लेयर्स के बारे में, उसको मैं इंडिविजुअली स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि वो लेयर्स मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है। पहला लेयर है मीमा का कैरेक्टर। मीमा क्योंकि अभी जे पॉप से वो काइंड ऑफ अभी एक्टिंग करियर में आ रही है, तो इस वजह से हमको उसका हर्डल्स दिखाई देता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। प्लस यहाँ पर हमको मीमा के कैरेक्टर में स्प्लिट पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रहा था, इन अ सेंस कि मीमा बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थी अपनी, वो चाहती थी दिल से जे पॉप करने के लिए, पर अभी उसको एक्टिंग करना पड़ रहा है। तो हमको वहां पर काइंड ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी का एंगल दिखाई दे रहा था, जहां पर एक साइड मीमा का बोल रहा था उसको कि तेरे को जे पॉप करना चाहिए, दूसरा साइड बोल रहा था कि ये सही है, अभी जो कुछ भी मेरे को मिला है मैं उसी से काम चलाऊंगी। जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर वो है स्टॉकर का। जब मीमा जे पॉप में थी तब एक इंडिविजुअल स्टॉक करे जा रहा था। यहाँ पर हमको एक स्टैन का एंगल दिखाई देता है जो एक टॉक्सिक कल्चर है सेलिब्रिटी का। जो तीसरा लेयर है वो है मूवी का लेयर। मूवी का लेयर मतलब ये मूवी का लेयर नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जिस मूवी में मीमा काम कर रही है, मैं मूवी के अंदर जिस मूवी में मीमा काम कर रही है, क्योंकि तुझको याद रखना चाहिए कि मीमा बेसिकली अभी एक्टर बन चुकी है। तो मीमा जिस मूवी में काम कर रही है उसका जो पहला रोल है वो मूवी बेसिकली एक
थ्रिलर काइंड ऑफ अ मूवी है। वहाँ पर उस मूवी का जो प्लॉट है वो ये है कि एक मर्डरर कई सारे मर्डर्स करे जा रहा है। जो चौथा लेयर है वो है रियल मर्डर का एस्पेक्ट। इस मूवी में मीमा जिस मूवी में काम कर रही है वो बेसिकली उस मूवी के जो कास्ट है, उस मूवी के जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर है, फोटोग्राफर्स है, उन लोगों का वन बाय वन डेथ होने चालू हो जाता है। ठीक है, उन लोग मरने लगते हैं। तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या स्टॉकर मार रहा है ये सब सारे लोगों को, क्या मीमा स्प्लिट पर्सनैलिटी की वजह से वो कई सारे लोगों को मार रही है। प्लस यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इतने लेयर्स साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जानने के लिए कि मीमा कब हालुसिनेट कर रही है, कब वो बेसिकली काम कर रही है मूवी में, कब वो रियल चीजें कर रही है। दिस इज फकिंग क्रेजी मेरे भाई। मैंने इस तरीके का यूनिक एक्सपीरियंस पहली बार किया है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया यार ये सब सारी चीजें देख के। बाद में इवेंचुअली जब हमको मूवी बताता है कि कौन रियल मर्डरर था, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सब सारी चीजें तेरे को सेंस करने लगेगा या एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग है। दिस मूवी इज डाउनराइट फक्ड अप मैन, आई एम टेलिंग यू। इट डज नॉट एक्सप्लेन यू टू मच बट ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। जिस किसी भी तरीके से तो उसको लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। ये मूवी का जो एंडिंग सीक्वेंस था वो मेरे को और भी ज्यादा कूल लगा था यार, एंड दैट मेंट सो मच मैन, द मूवी एंडिंग सीक्वेंस। मैं ये मूवी के बारे में अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि ये काफी एक यूनिक मूवी है, आर्टिस्टिकली बहुत ज्यादा क्रिएटिव मूवी है। और वार्निंग के हिसाब से मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा था। तो अगर तू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो डेफिनेटली मे भी तो अवॉइड कर सकता है। कई सारे सीन्स को मुझे पता नहीं है, पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहता यार ये मूवी के बारे में। जितना कम तेरे को पता रहेगा उतना अच्छा है। तू जाके तू देख इस मूवी को। मैड हाउस ने प्रोड्यूस किया है और क्या ही मैं बोल सकता हूँ, लेजेंडरी मूवी है मेरे हिसाब से। पर तू मुझे याद रखे भाई, भी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।